माय फ्रेंड्स, हम इसमें आपसे बात करने जा रहे हैं सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10। जैसा कि आप जानते हैं, सेक्शन 7 डील विद पेरिशिंग ऑफ द गुड्स बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। भैया, पेरिशिंग का मतलब क्या होता है? गुड्स नष्ट हो जाना। भैया, गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाना। भैया, लेकिन अब हमने ये कहा कि सेक्शन 7 तभी लगेगी जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो। पहला मैंने ये कहा, इट मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। गुड्स कैसे होना चाहिए? स्पेसिफिक गुड्स। नंबर सेकंड, गुड्स मस्ट हैव पेरिश्ड बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहा भैया मैंने? गुड्स मस्ट पेरिश बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। तीसरी बात मैंने कहा, सेलर मस्ट हैव नॉट बी अवेयर ऑफ पेरिशिंग और डैमेजिंग ऑफ गुड्स। मतलब सेलर को इस बात की कोई भी भनक नहीं थी। तो भैया मैंने क्या कहा? सेक्शन 7, भैया सेक्शन 7 मैंने कहा गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। भैया अगर मैंने कहा ये स्पेसिफिक गुड्स है, बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट पेरिश हुआ है और इसमें सेलर की कोई फॉल्ट नहीं है, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी डिक्लेयर्ड अवॉइड। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट इज डिक्लेयर्ड वॉइड। क्यों भैया? मैंने कहा पेरिशिंग, मैंने कहा वेयर स्पेसिफिक गुड्स पेरिश आर बिकम्स डैमेज और कैन or the contract was made without the knowledge of the seller, the contract is void। तो मैंने क्या कहा कि कोई भी गुड्स जो स्पेसिफिक नेचर के थे और पेरिश्ड हो चुके थे बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, बट सेलर को ये पता नहीं था, लेकिन गलती से कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड मान लिया जाएगा। इज इट क्लियर? भैया हमने अगली बात आपसे कही, सेक्शन 8। भैया गुड्स पेरिश बिफोर सेल बट आफ्टर एटीएस एग्रीमेंट टू सेल। भैया गुड्स पेरिश बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। तो मैंने कहा वेयर स्पेसिफिक गुड्स पेरिश्ड और बिकम्स डैमेज विदाउट द फॉल्ट ऑफ सेलर और द बायर आफ्टर द एटीएस इज मेड बट बिफोर द सेल द एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। मैंने क्या कहा? अगर एग्रीमेंट टू सेल के बाद है बट सेल से पहले तो कॉन्ट्रैक्ट तो बना नहीं है, अभी एग्रीमेंट ही है, तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, लेकिन कंडीशन ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू सेल must be an agreement to sell। मैंने कहा नंबर सेकंड, द एग्रीमेंट टू सेल मस्ट बी फॉर स्पेसिफिक गुड्स। भैया पहला मैंने क्या कहा? द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू सेल
दूसरा मैंने कहा है इट मस्ट बी स्पेसिफिक गुड्स। मैंने ये कहा तीसरी बात, गुड्स मस्ट बी पेरिस्ड or became damages after the agreement to sell but before the sale। चौथी बात मैंने कही, गुड्स गेट पेरिस्ड और डैमेज विदाउट द फॉल्ट ऑफ सेलर और द बायर। मतलब ना उसमें सेलर की कोई फॉल्ट में जिम्मेदारी है और ना बायर की कोई जिम्मेदारी है। तो भैया ये एग्रीमेंट टू सेल क्या हो जाएगा, वॉइड डिक्लेयर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर ये स्पेसिफिक था तो ही ये पॉसिबल है, अगर ये अनअसर्टेन्ड होता या अनसर्टेन्ड गुड्स होता तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बना रहेगा। तब तुम्हें यहाँ क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक का मतलब जिसका डिस्क्रिप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दिया है, और अनसर्टेन्ड का मतलब जिसका ना मेथड दिया गया है और ना मैनर दिया गया है और ना गुड्स दिया गया है, तो वो कैसा कहलाएगा, अनसर्टेन। इज इट क्लियर? मैंने कहा पेरिशिंग का मतलब भैया बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। पेरिशिंग में कवर होगा लॉस बाय थेफ्ट और लॉस इन कॉमर्शियल वैल्यू ऑफ द गुड्स। अब ये लॉस इन कॉमर्शियल वैल्यू क्या है, मैंने कहा सीमेंट स्पॉइल्स बाय वाटर एंड बिकम्स स्टोन, तो ये क्या है, लॉस इन कॉमर्शियल वैल्यू कहलाता है। इज इट क्लियर? तो सेक्शन 7 मैंने क्या कहा, स्पेसिफिक गुड्स डिस्ट्रॉयड बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेक्शन 8 मैंने कहा स्पेसिफिक गुड्स डिस्ट्रॉयड आफ्टर 8 years बट बिफोर द सेल। इज इट क्लियर? फिर मैंने आपसे कहा, अब हमारा आ गया पहला ये पॉइंट आ गया, प्राइस क्या होता है। प्राइस इन एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लॉज 10, प्राइस इज मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। Money means only legal tender money in circulation. Old rare coins are not included in the definition of money. मतलब price must be in only in money term, or money means currency which is in circulation. अच्छा, अब क्वेश्चन ये आती है यहाँ पर सेक्शन कि भैया 9 में कि प्राइस कैसे फिक्स की जाए। सेक्शन 9 ये बताती है कि एक गुड्स की प्राइस कैसे डिसाइडेड की जाए। भैया हमने कहा कि प्राइस फिक्स करने के बहुत सारे हमारे पास 4 मेथड्स हैं। भैया अगर सेलर को पता है कि हमारे गुड्स की इतनी प्राइस है तो भैया वो उतनी प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मेंशन कर देगा। अब ना सेलर को पता है ना खरीदने वाले को पता है, तो ऐसी कंडीशन में ये प्राइस फिक्स नहीं हो सकती है, तो मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स इन एग्रीड मैनर। जैसे मिस्टर एक्स हमारे पास आए, उनके पास एक डायमंड की रिंग थी, वो हमें बेचना चाहते थे, हम खरीदना चाहते थे, लेकिन ना हमें प्राइस पता ना उन्हें प्राइस पता। तो हम लोगों ने कहा देखो श्रद्धा कपूर पर तुम्हें विश्वास है? बोले है। तो बोले जो श्रद्धा कपूर बोलेगी प्राइस तुम मानोगे? बोले हाँ मानेंगे। हमने कहा हम भी मान लेंगे, चलो भैया। तो अब यहाँ पर कौन प्राइस डिसाइड करने वाला है?
Shraddha Kapoor. The may be left to be fixed in agreed manner such as market price or fixation of the price by third party. लेकिन अगर हम नॉर्मल डीलर हैं, रेगुलर डीलिंग करते हैं, तो हम लोग पहले से जानते हैं टू बी डिटरमाइंड इन द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन पार्टी. जैसे भैया हमारी दुकान पर तुम डेली आते हो, हम तुमसे 10% प्रॉफिट लेते, हमने कहा ले जाओ, जो कॉस्ट होगी तुम्हें 10% जोड़कर प्राइस मान ली जाएगी. तो अगर भैया ये तभी पॉसिबल है जब आप हमारे पहले से नॉर्मल डीलर हैं. लेकिन भैया ना ऊपर कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस मेंशन की गई भैया, और ना ही जो मैनर और मेथड डिसाइड हुआ था उसमें हुई है, ना नॉर्मल कोर्स ऑफ डीलिंग में है. तो भैया ऐसी कंडीशन में ये रीजनेबल प्राइस लगेगी. जैसे भैया आपने देखिए जो अंगूठी हमें दे दी, अंगूठी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सेलर के पास से अंगूठी चली गई, तब ऐसी कंडीशन में कोर्ट फिक्स करेगी कौन सी प्राइस? रीजनेबल प्राइस, जो उस परिस्थिति में कोर्ट को ठीक लगेगी. तो भैया पहला है फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट. मैंने कहा टू बी लेफ्ट टू बी फिक्स इन एग्रीड मैनर. तीसरा मैंने कहा है मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन पार्टी. और चौथा मैंने कहा कि रीजनेबल प्राइस. अब मान लो कि जो थर्ड पार्टी को प्राइस फिक्स करना था वो नहीं आई. थर्ड पार्टी को जो प्राइस फिक्स करना था वो नहीं आई, तो सेक्शन 10 लग जाएगी. जैसे तो हमारी हेडिंग का नाम क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन फिक्सिंग ऑफ प्राइस बाय द थर्ड पार्टी. तो भैया मैंने कहा इफ द थर्ड पार्टी फेल टू वैल्यूएट the price of the contract, the price of the goods, the contract becomes void. मैंने क्या कहा? थर्ड पार्टी को प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हो गया था कि थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड करेगी, लेकिन थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड नहीं कर रही है. थर्ड पार्टी ने जो प्राइस डिसाइड नहीं कर पाई है, तो ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड. अच्छा, अब मैंने ये कहा कि अगर बायर ने गुड्स ऑलरेडी बायर के पास है या बायर ने गुड्स अप्रोप्रिएट कर रखा है, तो ऐसी कंडीशन में बायर हैव टू पे अ रीजनेबल प्राइस. अब रीजनेबल प्राइस मैंने क्या कहा? ये हर कंडीशन में सेम नहीं हो सकती है, ये डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्राइस. जनरली रीजनेबल प्राइस इज डिसाइड बाय द कोर्ट जनरली. अब भैया मैंने कहा कि इफ थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फॉर मेकिंग द वैल्यूएशन बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर और द बायर. भैया थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करने आ रही थी, उसको फोन करवा दिया किससे? दाऊद भाई से, कि अगर तुम गई श्रद्धा तो टांगे काट डालेंगे. श्रद्धा आधे रास्ते से लौट गई. अब ये फोन या तो सेलर ने करवाया होगा या बायर ने करवाया होगा. अगर सेलर ने करवाया है तो बायर इनोसेंट है, और बायर ने करवाया है तो सेलर इनोसेंट है. ऐसी कंडीशन में इनोसेंट पार्टी का जितना नुकसान होगा वो नुकसान के लिए क्या मांगेगी? डैमेज मांगेगी. इसके लिए किससे मांगेगी? जिस पार्टी की फॉल्ट होगी. इज इट क्लियर? तो मैंने अभी आपसे बात की है सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10.
इज इट क्लियर? अब इनको लिख लिख कर अगर आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी, और अगर आप फिल्म की कहानी के तरीके से देखेंगे तो घंटा कुछ नहीं बैठने वाला। आपको बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा हूं, बहुत अच्छी फ्री का ज्ञान है कि भैया अगर आप केवल रीड करते हैं 10%, वीडियो देखते हैं 30%, वीडियो देखकर अगर आप नोट करके पढ़ते हैं तो 70%, ईच वन और टीच वन 90%। इज इट क्लियर? अब तुम सोचो कि मैराथन देख लें, तो बेटा मैराथन देख के तुम्हारे नंबर भी मैराथन जैसे ही आएंगे। जो लिख के पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो लिख के नहीं पढ़ेगा वो घंटा कुछ नहीं करेगा। धन्यवाद।